गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, 5th लेसन चल रहा है हमारा। अब इसमें कॉलम है कि गीले कपड़े एक आर्द्र दिन की अपेक्षा गर्म दिन में अधिक जल्दी सूखते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शुष्क वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वायु में नमी नहीं है तो कपड़ों से नमी को अपने आप खींच लेती है। जबकि अगर वायु आर्द्रता से पूर्ण होती है, वायु में नमी अधिक होती है, तो इस आर्द्र वायु कहते हैं। तो आर्द्र वायु में शुष्क वायु की अपेक्षा जल धारण करने की क्षमता कम होती है। सभी को पता है, अगर वायु में शुष्कता अधिक होगी, वायु में नमी नहीं होगी, तो वायु नमी को खींचने की कोशिश करेगी। जिस वायु में पहले से नमी है, वायु आर्द्र है, तो उसमें नमी वो ग्रहण नहीं कर सकती। अब इसने पेटियां बताई है। भूमध्य रेखीय नियमनदाब पेटी है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ पर है? भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में है। लेकिन इस पेटी ये 5 मैंने आपको 10 बताया था, 5 भी सही है, 10 भी सही। क्यों सही है? क्योंकि इसकी एक्यूरेट बिल्कुल सही कोई लाइन नहीं है। बिल्कुल सही हम ये नहीं बोल सकते कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही है। इसका विस्तार 10 तक भी हो सकता है, इसका विस्तार 12 तक भी हो जाता है, इसका विस्तार पेटी का 8 तक भी हो जाता है। वो वहाँ की जलवायु और मौसम पर निर्भर करता है। इस पेटी को डोल्ड्रम या शांत पेटी भी कहा जाता है। ये देखो, डोल्ड्रम या शांत पेटी 0 से 5। अब इसमें बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे बताऊँ आपको। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35, ये देखो उत्तरी गोलार्ध है, ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध ये दक्षिण 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। इसको हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जलयान के द्वारा जब समुद्र में यात्रा करते थे घोड़ों का, अरब लोग घोड़ों का व्यापार करते थे, तो सामने से हवाएं आने के कारण जलयान डूबने लगते थे। तो जलयान का वजन कम करने के लिए, जो जलयान जल में चलने वाले यान होते हैं, जहाज़ होते हैं, उन जल में चलने वाले जहाज़ों का वजन कम करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसलिए इसको हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। और ये होता था 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों के बीच के क्षेत्रों में इस प्रकार की दिक्कत या समस्या आती थी। अब देखो, भूमध्य रेखीय नियमनदाब पेटी, उपोष्ण उष्णकटिबंध। यहाँ पर क्या होता है कि हवाएं भूमध्य रेखा, यहाँ पर इस पेटी में हवाएं आती है, गर्म होती है, ऊपर उठ जाती है। अब ये देखो, इस प्रकार से यहाँ पर गर्म हुई, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में फिर धीरे धीरे ये समांतर चलती है और ठंडी होती है। यहाँ आने के बाद ठंडी होती है और वापस नीचे उतरती है। तो हवाएं भूमध्य रेखा पर गर्म होती है, यहाँ पर नीचे उतरती है। तो कुछ हवाएं हैं वापस भूमध्य रेखा की ओर चलना शुरू कर देती है, क्योंकि ये जगह खाली हो जाती है। उसके बाद में है अर्ध ध्रुवीय नियमनदाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये दोनों गोलार्धों में कहाँ पर है? देखो, 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच में स्थित है। इसे परिध्रुवीय नियमनदाब पेटी, यानी कि परिध्रुवीय क्यों? क्योंकि ध्रुवों के निकट है। उसके बाद में ध्रुवीय उच्चदाब पेटी कहाँ है? 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच में स्थित है। अब इसने यहाँ तक तो हमने कर लिया। उप उपोष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा की ओर हवाएं, कुछ हवाएं आती है, कुछ हवाएं कहाँ जाती है? शीतोष्ण की ओर चल जाती है। वहाँ पर यहाँ से कुछ हवाएं वहाँ पर चली जाती है, क्योंकि शीतोष्ण जो है वो कम दाब का क्षेत्र है, ये ठंडा क्षेत्र है। तो हवाएं यहाँ पर नीचे उतरती है। हवाएं यहाँ पर क्या करती है? नीचे उतरती है। तो हवाएं इस प्रकार से घूम के आती है उपोष्ण कटिबंध की ओर, और फिर ऊपर चढ़ जाती है, चली जाती है, और वापिस शीतोष्ण कटिबंध के निकट है, नीचे उतरती है। तो हवाओं का ये देखो एक सर्कल है। इस प्रकार से हवाएं एक सर्कल में घूम रही हैं। सभी की सभी हवाएं क्या है? सर्कल में गोलाकार आकृति में घूम रही है। तो हवा का ये प्रोसेस है, ये ऊपरी वायुमंडल में चलता रहता है। उपोष्ण उच्चदाब पेटी को असव अक्षांश या हॉर्स क्यों कहते हैं? ये देखो आप, उपोष्ण उच्चदाब पेटी को असव या हॉर्स अक्षांश इसलिए कहा जाता है। प्राचीन काल में घोड़ों को एक नाव पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। तो घोड़ों से भरी जो नाव है इस पेटी में पहुँचती थी, तो उच्च दाब के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाती थी। दबाव जो है, वायु का दबाव इतना अधिक था कि वो नाव आगे नहीं बढ़ पाती, धीरे धीरे जलमग्न हो जाती, यानी कि जल में समाने लगती। तो नाव के भार को कम करने के लिए क्या करते? बड़ी संख्या में घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। तो इस आधार पर ही इस पेटी का नाम क्या रखा गया था? हॉर्स अक्षांश से रखा गया था। उसके बाद में है वायुमंडलीय वायुदाब का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका महत्व क्या है? तो एक तो वायुदाब की भिन्नता के कारण पवनें चलती है। गतिमान वायु को पवन कहते हैं। गतिमान यानी कि इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती हुई वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। क्यों चलती हैं? उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब में अंतर के कारण। यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना शुरू कर देती है। वायुदाब किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है। उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब क्षेत्रों की अपेक्षा आकाश स्पष्ट और स्वच्छ रहता है। उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में जो आकाश है वो साफ रहता है, जबकि निम्न वायुदाब के क्षेत्रों में आकाश साफ नहीं रहता। अब देखो, पवन क्या होती है? पवन यानी कि विंड।
वायु हमेशा गतिमान रहती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती रहती है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों गतियाँ करती है। क्षैतिज कौन सी हो गई? ये तो हो गई क्षैतिज, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर समानांतर चलती है, वो क्षैतिज हो गई। जब हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चलती है, इस प्रकार से हवाएं ऊपर की ओर चलती है, उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जबकि क्षैतिज रूप से गतिमान वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और वायु की ऊर्ध्वाधर गति यानी कि ऊपर की ओर गति को क्या कहते हैं? वायुधारा कहते हैं। पवनें पृथ्वी के धरातल पर समांतर गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर इस प्रकार समांतर चलती है। पवनों की उत्पत्ति उच्च और निम्न दाब वाले क्षेत्रों के प्रभाव स्वरूप होती है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। वायु की इस गति को पवन कहा जाता है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे देखो, उदाहरण के लिए दक्षिण से आने वाली पवन को क्या कहेंगे? दक्षिणी पवनें। जबकि पूर्व से आने वाली पवन को क्या कहेंगे? पूर्वी पवनें। उत्तर से आने वाली पवन को उत्तरी पवनें और पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवनें कहते हैं। तो ये हमें अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, रीड करना है, 2-3 बार रीड करना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद में हम इसके लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। जितने भी पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट है और चाहे लॉन्ग है, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हमें चैप्टर से ही मिल जाएंगे। और साथ में हम थोड़ा थोड़ा पढ़कर इसको 2-3 बार 4 बार चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे हिंदी पढ़ने में सुधार होगा, दूसरा हमें होगा जो लास्ट में क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर हमें जल्दी जल्दी मिल जाएंगे और जल्दी याद भी हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।